Hey viewers, this is Abhinav Tripathi and welcome to my channel Bio with me. फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के बारे में और उसके पार्ट 1 में हमने सेंटर ऑफ मास के कुछ कंसेप्ट्स पढ़े और कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के कारण पार्ट 1 में वीडियो पॉज हो गई थी, तो हमने पार्ट 2 बनाया। देन अगेन पार्ट 2 में भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ही वो वीडियो पॉज हो गया था, तो मैं लेक्चर 1 का पार्ट 3 ही अपलोड कर रहा हूँ। Sorry for the inconvenience because I'm new in this world, so I'm little bit learning और तो और मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है अभी, तो as the time passes I will do something और I'm sorry for the video quality also. Please play at the maximum quality, तब आप लोग कुछ visible होगा, ठीक है? Okay, so let's get started. So we're discussing the question: a body at rest explodes into two pieces of unequal masses. The both parts will move. देखिए, तो a body at rest explodes. तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि पहले रेस्ट पे थी, ठीक है, फिर उसके बाद से वो दो टुकड़ों में अचानक से टूट जाती है। यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, अपने आप से वो दो टुकड़ों में टूट जाती है, दो फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है, और ये जो फ्रैगमेंट्स है वो अनइक्वल मास के हैं, ठीक है। तो अब आपको ये बताना होगा कि इनकी वेलोसिटीज़ कैसी थी। क्या वो वेलोसिटीज़ क्या वो पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, या वो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे इक्वल स्पीड के साथ, या वो पार्टिकल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे अनइक्वल स्पीड के साथ, या वो पार्टिकल्स आर्बिट्रेरली मीन्स इधर उधर कहीं भी मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ पे था, रेस्ट में था, यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 थी, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास उसके बाद भी 0 ही होगी। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और चूंकि इनके मास अनइक्वल हैं तो इसी वजह से इनकी वेलोसिटीज कैसी होंगी, वो भी अनइक्वल ही होंगी, ताकि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आ सके, ठीक है। जिसका मास ज़्यादा उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इस तरह से वो मूव करेंगे। तो और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ताकि ब्लास्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ मास की जो नेट वेलोसिटी है वो कैसी आए, 0 आए। तो इसीलिए द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट कि इन ऑपोजिट डायरेक्शन विथ अनइक्वल स्पीड। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. A child is standing at one end of a long trolley moving with a speed v on a smooth horizontal track. If the child starts running towards the other end of the trolley with a speed u, the center of mass of the system, trolley plus child will move with a speed. देखिए ये क्या कह रहा है कि एक चाइल्ड है जो कि एक ट्रॉली है, उसके एक एंड पे वो चाइल्ड खड़ा है, ठीक है, और उसके बाद अचानक से मीन्स वो जो ट्रॉली है वो रेस्ट में नहीं है, ट्रॉली कैसे चल रही है, v स्पीड से चल रही है, और पहले वो जो चाइल्ड था वो क्या था, एक एंड पे खड़ा था, कुछ देर खड़ा रहा, फिर अचानक से उसका मन किया और वो भागने लगा, वो दूसरे एंड की तरफ ट्रॉली के भागने लगा, ठीक है। यू वांट सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, वेट। हाँ तो व्यूअर्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि एक ट्रॉली है, ओके, अब इस ट्रॉली में ये चले जा रही है, ठीक है, ट्रैक्टर भी लगा दें, चलिए। तो ये ट्रॉली चले जा रही है, सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इस पे एक चाइल्ड खड़ा है, वो इसके एक एंड पे खड़ा है, ठीक है। अब कुछ देर तो ये चलता रहता है, ठीक है, मीन्स कुछ देर ये रेस्ट पे रहता है बॉय, जब तक ये v स्पीड से ही चल रहा है और ये जो बॉय है वो रेस्ट पे ही रहता है। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से क्या होता है कि ये इसके दिमाग में कुछ सूझता है और ये इस वाले एंड की तरफ भागने लगता है, यानी ये भी भागने लगता है, ठीक है। ये किस स्पीड से भागता है, ये विथ ए स्पीड u, ये u स्पीड से भागता है, ठीक है, दूसरे एंड की तरफ u स्पीड से, ठीक है, u से भागता है। तो अच्छा ये पूछ रहा है कि उसके बाद जब ये भागना स्टार्ट करता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, यानी ये मैन और ट्रॉली का जो सिस्टम है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, तो उस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो क्या होगी। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जब ये मैन मूव करने लगेगा तो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम का पहले वेलोसिटी कितना था, v था, तो बाद में भी सिस्टम की वेलोसिटी v ही रहेगी।
क्लियर। तो देखते हैं इसकी वेलोसिटी v, ऑप्शन थर्ड ही करेक्ट होगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले सिस्टम की थी वही रहेगी। पहले सेंटर ऑफ मास में मैन रेस्ट पे था और ट्रॉली चल रही थी v स्पीड से सॉरी, तो ट्रॉली v स्पीड से चले जा रही थी। तो अभी सिस्टम में मैन ने मोशन स्टार्ट किया, पर ट्रॉली का कुछ रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा, इसीलिए जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास का मोशन था वो v स्पीड से ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड कोन एंड सॉलिड हेमिस्फीयर इज एट सेंटर। चलिए, अब ये जो सिस्टम है इसमें एक हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है, और एक सॉलिड कोन है। ऐसा सिस्टम बनाया गया है, जस्ट लाइक समथिंग लाइक आइसक्रीम। ठीक है, और देन फाइंड रिलेशन बिटवीन आर एंड एच। दोनों की जो रेडियस है वो तो आर है, और जो कोन की हाइट है वो एच है। इफ बोथ हैव मासेस एम ईच, अगर इन दोनों का मासेस एम है, अगर इसका स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का मास एम है और इस कोन का मास भी एम है, तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी हमें आर और एच के बीच का रिलेशन पता करना होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड कोन का वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। तो सॉलिड कोन में ज़्यादा मास बेस की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, इसलिए बेस से पास होगा। तो कितने डिस्टेंस पे होगा, h/3 की h/4, h/4। h/3 किसका होता है, हॉलो का, तो सॉलिड का क्या होगा, h/4। तो मान लिया कि चलो हम लोग सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ओरिजिन मान लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि जो सेंटर है यहीं पे सेंटर ऑफ मास है। अगर हम लोग इसी को ओरिजिन मान लें, तो यही ओरिजिन है, तो सेंटर ऑफ मास की यहाँ से दूरी कितनी होगी, ये होगी h/4। तो कोन के लिए क्या होगा, तो इसका मास कितना है, इस पूरे कोन का मास m है, तो वो इस कोन का सेंटर ऑफ, अभी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, वो तो इस सेंटर पे है, इस पॉइंट पे। रुको, चलो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, पॉइंट O। चलो, तो पॉइंट O पे इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, दोनों का मिला के, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। और h/4 डिस्टेंस पे सिर्फ इस कोन का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और इस कोन का यानी कि इस कोन का सेंटर ऑफ मास यानी कि इस कोन का जितना मास होगा वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा। चलो, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं। क्लियर। अब फिर और ऊपर बढ़ें तो सॉलिड हेमिस्फीयर का भी जो मतलब वो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8, हॉलो हेमिस्फीयर का 4r/8। ठीक है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का जो मास होगा m मास, वो पॉइंट Q पे कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, और ये जो है ये सेंटर से कितनी दूरी पे होगा, 3r/8 डिस्टेंस पे होगा। चलो, इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, फिर मैं आपको मतलब बहुत ज़्यादा टेंस हो जा रहा है। चलिए, तब मैं इधर सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तब फिर अब हम लोग लगा लेते हैं, एक मास ये है m मास, वो ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, 3r/8 पे। एक मास ये है m मास, वो ऑरिजिन से कितनी दूरी पे है, h/4 पे। तो चलो हम लोग लगा लेते हैं सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, और फिर उसके बाद हम r और h के बीच में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। क्लियर। अब देखिए, m1 क्या है, इसका मास क्या है, m है, इसका r कितना है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, दैट इज 3r/8, प्लस m2 कितना है, वो भी m है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, h/4। चलिए, फिर उसके बाद m1 प्लस m2 इंटू m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 क्या है, m प्लस m 2m। चलिए, अब r सेंटर ऑफ मास, तो हमने सेंटर ऑफ मास पे ही ओरिजिन मान लिया है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, 0 पे, तो r सेंटर ऑफ मास 0। चलिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये सब इधर जाके क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो इनको हम क्या कर देते हैं, हाँ बिल्कुल, तो इनको हम इधर लेते जाते हैं और 0 कर देते हैं। तो 8 × 4 × m ये सारे 0 हो जाएगा।
तो क्या हमें मिलेगा m×3r। लेकिन ज़रा सुनिए, एक गलती हमने की। गलती क्या है? अगर इसे ओरिजिन माना है तो ओरिजिन के ऊपर तो 3r/8 पॉजिटिव होगा, ये तो सही, लेकिन ओरिजिन के नीचे जो होगा h/4 वो निगेटिव होगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन होगा। सॉरी, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे माइनस साइन होगा। तो अब m×3r माइनस m×h, यानी कि 3mr इज इक्वल टू m×h, यानी m कैंसिल, तो 3r इज इक्वल टू h। सो द रिलेशन बिटवीन r एंड h इज 3r इज इक्वल टू h। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं हम जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो अगले तरह का क्वेश्चन आता है इसमें, वो है इफ द डिस्क ऑफ रेडियस r/2 इज रिमूव्ड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m, कैपिटल M, एंड रेडियस कैपिटल R, देन फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको एक डिस्क दे दिया गया, ठीक है, रिंग नहीं है, ये डिस्क है, इसका मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्क कैसी है? यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्मली इसका मास पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो मास है वो कैपिटल M है, पूरे डिस्क का मास, और रेडियस जो है पूरे डिस्क का वो R है, कैपिटल R, ठीक है, यानी ये डिस्टेंस आप कह सकते हो कैपिटल R है पूरे डिस्क का। फिर क्या किया जाता है कि इसमें से एक छोटा सा पार्ट काट लिया जाता है, और वो जो छोटा सा पार्ट काटा जाता है डिस्क का, वो पार्ट का रेडियस जो होता है वो r/2 होता है, ठीक है। तो अब ये जो रिमेनिंग मास बचता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? चलिए तो फिर देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि अगर ये यूनिफॉर्म है तो r रेडियस पे जो मास होगा वो क्या होगा? m होगा। अच्छा, यूनिफॉर्म है तो इसकी कुछ एरिया डेंसिटी होगी, मास एरिया डेंसिटी। चलो तो लेट्स अज्यूम कि इसकी मास एरिया डेंसिटी जो है वो सिग्मा है। चलिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? मास पर यूनिट एरिया, यानी पहले जब ये डिस्क था, अभी कटा नहीं है, तो इसकी एरिया क्या थी? पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो सिग्मा इज इक्वल टू m/पाई कैपिटल R स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ें, तो ये जो मास होगा कैपिटल M वो किसके बराबर हो जाएगा? सिग्मा इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये भी समझ में आ गया होगा। तो यानी मास की वैल्यू क्या थी? सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर। अच्छा, यानी पूरे डिस्क का मास कितना था? सिग्मा इंटू पाई R स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें से छोटा सा जो पार्ट काट लिया गया है उसकी रेडियस कितनी है? r/2, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा? इसका मास चलो m' लिख लेते हैं। तो m' इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इंटू, क्योंकि इसकी भी सरफेस एरिया डेंसिटी क्या होगी? सेम रहेगी। तो सिग्मा इंटू इसका एरिया, इस पूरे डिस्क का एरिया, तो क्या होगा? पाई, और इसका रेडियस कितना? r/2, r²/4। r/2 का स्क्वायर करेंगे तो r²/4। अच्छा, सिग्मा पाई R स्क्वायर क्या था? सिग्मा पाई R स्क्वायर कैपिटल M था, तो सिग्मा पाई R²/4 हम क्या लिख सकते हैं? कैपिटल M/4। यानी जो रिमेनिंग पार्ट का मास है, रिमेनिंग पार्ट का जो मास है वो क्या होगा? रिमेनिंग पार्ट का मास जो होगा वो होगा m/4, यानी m' इज इक्वल टू m/4। अब क्या है? अब ये जो रिमेनिंग पार्ट का मास है वो उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड होगा। तो अगर कोई डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, तो उसका सेंटर कहाँ पे होगा? ये ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो उसका सेंटर कहाँ पे, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, इस डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर, अगर हम बड़े वाले डिस्क का सेंटर को ऑरिजिन मान ले 0,0, तो उससे छोटे वाले डिस्क का सेंटर कितनी दूरी पे है? r/2 डिस्टेंस पे। तो यानी कि ये जो डिस्क होगा, ये जो छोटा सा पार्ट होगा, इसका मास कितना है? कैपिटल M/4। कैपिटल M/4 मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होगा। यानी अगर इसको ओरिजिन मानते हैं तो ओरिजिन से r/2 डिस्टेंस राइट जाने पे जो होगा, इस छोटे वाले पार्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्लियर? चलिए, अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इसका मास भी यहाँ कहीं कंसंट्रेटेड होगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं होगा। तो वही पूछा है कि इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। अच्छा, तो इस रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास हमें पता नहीं है, तो उस डिस्टेंस को हम क्या लिख लें? x लिख लें। क्लियर? चलिए, अब रिमेनिंग पार्ट का मास कितना है? इसका मास m/4 है, तो रिमेनिंग पार्ट का मास कितना होगा? m माइनस पूरे डिस्क का मास कितना था? m,
अभी जो इसको काट के निकाल लिया m/4 मास निकाल लिया गया, तो रिमेनिंग पार्ट का मास होगा, रिमेनिंग पार्ट m डबल डैश में लिख दे रहा हूँ, रिमेनिंग पार्ट का मास ये क्या होगा m - m/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3m/4। इज दैट क्लियर? चलिए, तो यानी 3m/4 इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। अब ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर पे है वही हमें पता करना है। चलिए सोच लो कि ये जो छोटा सा पार्ट अलग किया गया है, अगर ये पार्ट इसी में जोड़ दिया जाता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आता, इसी पॉइंट पे आता 0,0 पे। तो बस वही हम करते हैं, वही टेक्निक लगाते हैं m1 r1, तो r सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता, 0 पे आ जाता। तब ये पूरा डिस्क हो जाता ना। ये जो पार्ट हम निकाले हैं, अगर यही पार्ट सोचो फिर से यहाँ प्लेस कर दें तो डिस्क फिर से कंप्लीट हो जाएगी और फिर से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे हो जाएगा, सेंटर पे हो जाएगा। तो फिर अगर सोचो कि हमने एक मास ये ले लिया, एक मास ये जो ये टुकड़ा है शेडेड पोर्शन है और एक मास अनशेडेड पोर्शन है। अब इन दोनों कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हमें निकालना है। तो अगर हम इनको कंबाइन करते तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, ओरिजिन पे 0 पे आएगा। तो आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लगाते हैं दिमाग। तो आर सेंटर ऑफ मास इन दोनों को जोड़ने पे कहाँ आएगा, कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे सेंटर पे आएगा, तो उसको हम 0 लिख देते हैं। m1 r1 यानी इस पार्ट का मास कितना है m/4, r1 कितना है r/2 इंटू r/2। क्लियर? m1 r1 प्लस m2 r2, इसका मास कितना रिमेनिंग पार्ट का 3m/4 और इसकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से वही तो हमें पता करनी है, तो उसको हम x लिख लेते हैं। क्लियर? लेकिन जरा रुकिए, ओरिजिन से इस तरफ जाने पे तो हमने पॉजिटिव मेजर किया था, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट आने पे हमें नेगेटिव मेजर करना होगा, तो साइन कैसी होगी, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? अब नीचे कंबाइंड सिस्टम का मास, तो कंबाइंड मास कितना है m/4 प्लस 3m/4 इज इक्वल टू m। ठीक है, चलिए तो m तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या हम लिख सकते हैं, mr/8 इज इक्वल टू 3mx/4। क्लियर? चलिए तो अब हम कैपिटल M से कैपिटल M काट सकते हैं, 4 से 8 को काट सकते हैं। ठीक है, तो जो x है इज इक्वल टू r/6। तो सेंटर ऑफ मास यानी इस सेंटर से r/6 डिस्टेंस पे ये जो रिमेनिंग पार्ट है शेडेड पोर्शन, उसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो इज दैट क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, अब चलिए ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सॉलिड स्फीयर इफ ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर। अच्छा, तो ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत एकदम सेम उसी तरह किया जाएगा, अब मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर ये, चलो मान लेते हैं ओ, चलो अब इस सेंटर से एक स्मॉल स्फीयर कटा है। ये क्या था, डिस्क था, ये जो था ये डिस्क था। ये एक सॉलिड स्फीयर है बॉल शेप का, बॉल मतलब बॉल तो हॉलो होता है, शॉर्ट पुट वाली बॉल जो होती है हैवी होती है ना, वो सॉलिड होती है। तो चलो ये शॉर्ट पुट की बॉल की तरह है, तो एक r रेडियस का समझ लो शॉर्ट पुट का बॉल है उस तरह का। ठीक है, उसमें से r/2 रेडियस का छोटा सा एक और सॉलिड स्फीयर काट के निकाल लिया गया। चलो यहाँ से एक सॉलिड स्फीयर काट के निकाल लिया गया। तो अब ये पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग स्फीयर बचेगा, रिमेनिंग पार्ट बचेगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। ठीक है, चलो तो फिर इसको भी इसी तरह करेंगे कि अगर, और पूरे का मास हम अज्यूम करते हैं यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म है तो पूरे का मास हम m अज्यूम कर लेते हैं, कैपिटल M। चलिए तो उसका सेंटर ऑफ मास नहीं पूछा है, उसका एक्सेलरेशन पूछा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r/2 इज कट फ्रॉम द ओरिजिनल स्फीयर। ठीक है, तो आई फील कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन या तो रॉन्ग है या तो इनकम्प्लीट है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसका करेक्ट फॉर्म जो होगा वो एक्सेलरेशन नहीं, एक्चुअली पोजीशन होना चाहिए। फाइंड पोजीशन
तो जो पोजीशन होगा हमें क्या पता करना होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, क्योंकि एक्सेलरेशन के लिए हमें फोर्स का कोई डेटा होना चाहिए। तो यहाँ किसी फोर्स का कोई मेंशन नहीं किया है, तो ये एक्सेलरेशन नहीं हम मेंशन कर सकते। तो फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर, हाँ तो चलिए मान लेते हैं इसका पूरे का मास कैपिटल एम है, पूरे का मास जो है कैपिटल एम है। चलिए, और यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है। चलिए तो देखते हैं। तो जब आर रेडियस है तो इसका मास कितना होगा, कैपिटल एम। अच्छा, तो यानी ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है, तो इसका कौन सा डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी कांस्टेंट होगा। चलिए, इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम क्या होगा पूरे का, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इज दैट क्लियर। चलिए, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3m/4 पाई आर क्यूब। क्लियर। चलिए, अब इसमें से r/2 रेडियस का एक स्फीयर काटा गया। अब तब इसका मास कितना होगा, इसका मास जो होगा वो कितना होगा, वो हमें एज्यूम करना होगा। तो इस वाले पार्ट का मास कितना होगा, ये है, तो इसका मास जो होगा वो होगा, मीन्स पूरे स्फीयर का मास कितना होगा, वो होगा रो, नहीं मास m इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। ये क्या है, कैपिटल M की वैल्यू है। चलिए, तो अब जो है मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका मास कितना होगा, तो रिमेनिंग पोर्शन का जो मास है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, यानी रिमेनिंग पोर्शन की वॉल्यूम इंटू जो डेंसिटी है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। चलिए, तो रिमेनिंग पोर्शन के मास को हम m डैश मान लेते हैं, तो मीन्स रिमेनिंग पोर्शन है रिमूव पोर्शन की, तो रिमूव पोर्शन की मास को हम m डैश मान लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली बार किया था। और m डैश की जो वैल्यू होगी दैट विल बी रो इंटू वॉल्यूम। तो इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, तो r क्या है इसका, r/2, तो r/2 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, r³ यानी कि जो पिछला वाला मास m है उससे उसका 1/8 है, तो m डैश इज इक्वल टू कैपिटल M/8। इज दैट क्लियर। चलिए, तो m डैश इक्वल टू कैपिटल M/8। अच्छा, तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा सॉलिड स्फीयर का, उसकी मास कितनी होगी वो भी देख लेते हैं। हाँ, तो जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका मास जो होगा वो कुछ इस तरह से निकालेंगे हम। हाँ, टोटल मास कैपिटल M माइनस M/8, ये किसका होगा, m डबल डैश, जो रिमेनिंग पोर्शन काटने के बाद जो बचेगा उसका होगा। तो 8m माइनस m 7m/8। क्लियर, 7m/8 रिमेनिंग पोर्शन का मास है। बस वही कंसेप्ट फिर से लगाएंगे कि ये जो सेंटर है इसका स्फीयर का, अगर ये दोनों, एक मिनट, हाँ देखिए, तो ये जो सेंटर है यहाँ से सेंटर पे ही हम ओरिजिन मान लेंगे 0,0। क्लियर, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं x डिस्टेंस पे मान लेंगे, वही x हमें पता करनी है, x की वैल्यू। और इसका जो मास होगा रिमेनिंग पोर्शन का मास वो कितना है, 7m/8, वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। इसका मास कितना है, m/8, वो इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड होगा। बस, तो लगा लीजिए r सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 0 होगा। तो बस लगा लीजिए कंसेप्ट, r सेंटर ऑफ मास इधर लगाते हैं। तो r सेंटर ऑफ मास हमें पता है, हम डायरेक्ट लिखे 0 इज इक्वल टू m1r1। तो m1 क्या था, m/8, r1 कितना था, r/2 इंटू m2r2, m2 कितना था 7m/8 इंटू ये कितनी डिस्टेंस पे है, x, वही हमें पता करना है x की वैल्यू क्या है, बाई कैपिटल M पूरे का मास। ये 0 हो जाएगा, मीन से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। एक बात और, ये प्लस होगा, प्लस, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि ओरिजिन से इस तरफ, तो ये वैल्यू जो है ओरिजिन से इस तरफ है, मीन्स राइट साइड है, तो ये वैल्यू r/2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन जो x डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में मेजर किया गया है, तो ये निगेटिव साइन आएगा। फिर फाइनली हम इसको इक्वेट तब ये जो 0 हो जाएगा, और फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि mr/16 इज इक्वल टू 7mx/8।
तो m कट जाएगा, 8 से 2 कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू r/2, x r/2 नहीं, r/14, ये 7 भीतर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू r/14। ठीक है, चलिए, यानी x इज इक्वल टू r/14 पे नए वाले रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास बचेगा। चलिए अब ये देखते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये पूछ रहा है कि तो इसके लिए हमें एक एक्सप्रेशन, जो भी कभी भी मीन्स ये पुली वाला सिस्टम दिया हो तो उसके एक्सेलरेशन के लिए हम एक जनरल इक्वेशन निकाल लेंगे जिसको मेमोराइज करना होगा, क्योंकि हमें फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो देख लीजिए, ये पुली है और ये मास है m1 और m2। क्लियर, चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ। अच्छा, तो NLM से हम क्या बता सकते हैं कि इस पर नीचे mg लगेगा, अच्छा, और इस पर भी mg लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका टेंशन T इज इक्वल टू mg होगा, ऊपर टेंशन लगेगा, इसमें भी ऊपर टेंशन T। छोड़िए, तो अभी हम NLM के हिसाब से सॉल्व नहीं कर रहे हैं, फटाफट कर रहे हैं। तो F नेट इज इक्वल टू एम ए होता है, F नेट इज इक्वल टू MA। ठीक है, तो हमें A का एक्सेलरेशन पता करना है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये जो होगा, ये जो A होगा, F नेट इज इक्वल टू MA सेंटर ऑफ मास। अगर कोई सिस्टम है तो A सेंटर ऑफ मास होता है वो। ठीक है, चलिए अब देखिए, तो F नेट इज इक्वल टू MA सेंटर ऑफ मास। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये A एक्सेलरेशन से, अगर मान लो इसका एक्सेलरेशन सिस्टम A है, सिस्टम का एक्सेलरेशन, तो ये A एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, चलिए, तो अभी हम बात करें इसकी नेट फोर्स की, तो mg यानी m2g माइनस, चलो ये अज्यूम करते हैं कि m2 जो है ग्रेटर देन m1 है, ऐसा लिख देते हैं, m2 ग्रेटर देन m1। क्लियर, तो m2g माइनस m1g, ये तो नेट फोर्स हो गया, m2g माइनस m1g इज इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन A है। चलिए, तो टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टोटल मास क्या हो जाएगा, m2 प्लस m1 इंटू A एक्सेलरेशन, दोनों A ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। चलिए, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A इज इक्वल टू m2 माइनस m1g बाई m2 प्लस m1। ये भी क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, तो A की वैल्यू ये आ गई। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू उसका एक्सेलरेशन प्लस m2 इंटू उसका एक्सेलरेशन। लेकिन ज़रा रुकिए, क्या m1 और m2 का एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है? नहीं, तो हम क्या करेंगे, m1 का एक्सेलरेशन जो है m2 के ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम m1 के आगे माइनस साइन लगा दें। ठीक है, चलिए, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि m2 के आगे माइनस साइन लगा लीजिए, दोनों अपोजिट हैं। ठीक है, लेकिन m1 के आगे माइनस लगाते हैं हम साइन। ठीक है, और फिर नहीं, लेकिन m1 के आगे ही माइनस लगाएंगे, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स तो इसी तरफ है ना, इसीलिए m1 के आगे माइनस साइन लगाएंगे। चलिए, और टोटल मास बाय m1 प्लस m2। अच्छा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को हम किस तरह से लिख सकते हैं, m2 माइनस m1 इंटू A बाई m1 प्लस m2। फिर हम देखेंगे कि A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, तो A की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं, तो A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू A, तो A की वैल्यू क्या होगी, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 इंटू G। तो ये पूरा आ गया, क्योंकि A की वैल्यू ये है, दिस मच इज इक्वल टू A। ठीक है, अब देखें तो क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 इंटू m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 का होल स्क्वायर बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। तो ऐसे लिख दें, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1
m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पुल्ली वाले केस में दे दिया जाए तो आप ये चीज़ याद भी करके रख सकते हैं, m2 माइनस m1 बाई m2 प्लस m1 का होल स्क्वायर इंटू जी। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। ये क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ये एक्सप्रेशन आप याद कर सकते हैं अगर चाहे तो, क्योंकि आप लोग को जल्दी समय कम रहता है इसीलिए याद भी कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं अगला जो केस है वो ये है कि, चलिए पहले हम आपको केस समझा देते हैं। अगर आपको मन है तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, अभी हम पढ़ेंगे, पहले हम थोड़ा समझा देते हैं। केस कुछ ऐसा है, देखें तो ये आइस है, आइस के ऊपर एक प्लैंक रखा है, प्लैंक पे एक महोदय खड़े हैं, ठीक है। तो ये महोदय कुछ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फ्रिक्शनलेस है। तो ये महोदय जब कुछ आगे बढ़ेंगे मीन्स कोई एफ नेट नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। तो ये कंजर्व ऑफ मोमेंटम का एक क्वेश्चन है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये महोदय आगे बढ़ते हैं, ये जो मैन और प्लैंक सिस्टम है, ठीक है। तो ये महोदय आगे बढ़ते हैं तो ये प्लैंक थोड़ा पीछे जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये पूछता है ये प्लैंक पीछे थोड़ा इसलिए जाएगा ताकि सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं बना रहे, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है। तो आपको ये बताना होगा कि ये प्लैंक कितना पीछे जाएगा, ये प्लैंक कितना पीछे जाएगा, बस यही इस क्वेश्चन का मेन उद्देश्य है। चलिए तो फिर थोड़ा हम ये जो लंबी चौड़ी बातें लिखी हैं उनको भी समझ लेते हैं। देखिए कि ए मैन ऑफ मास m स्टैंड्स ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ लेंथ l, प्लैंक की लेंथ l है, एंड मास m है, विच लाइज ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ऑफ आइस। वो आइस की फ्रिक्शनलेस सरफेस, यानी एफ नेट इज इक्वल टू जीरो इफ द मैन वॉक्स टू द अदर एंड ऑफ द प्लैंक। अब मैन अदर एंड ऑफ द प्लैंक पे जाता है तो देन बाई वॉट डिस्टेंस डज द प्लैंक स्लाइड ऑन द आइस। तो प्लैंक पीछे की तरफ जाएगा, लेकिन वो जो डिस्टेंस है x वो कितनी होगी। द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम मैन प्लस प्लैंक इज जीरो। मैन प्लस प्लैंक के सिस्टम पे जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगा। देयर वेट्स आर बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, और जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो दोनों को काउंटर बैलेंस कर ले रहा है। मीन्स नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स लग नहीं रहा है, नॉर्मल रिएक्शन जितना प्लैंक के द्वारा मैन पे लग रहा है उतना मैन के द्वारा प्लैंक पे लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। On the plank their weights and balance and by the normal reaction on the sleds and the ice is frictionless, then the center of mass of the system is to be at the same position during their movements। center of mass तो वहीं रहेगा, पहले रेस्ट पे था फिर भी वो सेम पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वाज इनिशियली जीरो एंड नाउ इट आल्सो इट शुड बी जीरो बिकॉज एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ऑब्वियसली द प्लैंक विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, प्लैंक लेफ्ट की तरफ ही शिफ्ट करेगा, लेकिन कितना शिफ्ट करेगा वो एक्स की वैल्यू हमें पता करनी होगी। तो चलो देखते हैं कि जब ये महोदय, ये एल लेंथ का प्लैंक है, एल लेंथ, तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है एल लेंथ का प्लैंक है, और ये महानुभाव चलते चलते यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो ये सपोज करो कि ये इतनी डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कवर किए हैं। इनिशियल पोजीशन इनकी ये थी, प्लैंक की भी इनिशियल पोजीशन यही थी, लेकिन उसके बाद जब ये मैन यहाँ से आगे बढ़ा तो प्लैंक यहाँ से पीछे की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो मैन यहाँ से चलते चलते यहाँ गया, लेकिन मैन ने टोटल डिस्टेंस कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो वो होगा L माइनस एक्स, क्योंकि ये जितना आगे बढ़ा उतना ही प्लैंक x पीछे चला गया, तो मीन्स x डिस्टेंस प्लैंक पीछे चला गया, तो जो नेट इसका डिस्प्लेसमेंट है वो L माइनस एक्स होगा। मैन का जो नेट इस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो L माइनस एक्स होगा। मान लो चलते चलते पूरा L लेंथ कवर कर लिया, इस एंड से इस एंड पे पहुंच गया चलते चलते, तो ये प्लैंक x डिस्टेंस पीछे गया, तो इसने जो ये तो बड़ा खुश है, ये कहेगा कि मैंने पूरा एल लेंथ चला है और मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन एक्चुअल में इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस पॉइंट से एल माइनस एक्स ही होगा, क्योंकि यही इसका इनिशियल पॉइंट था, फाइनल पॉइंट इसका यहीं पे है, तो एल माइनस एक्स डिस्टेंस एक्स जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेंटर ऑफ मास। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो तो ज़ीरो ही रहेगी, ठीक है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। चलो तो सेंटर ऑफ मास पे अगर हम ओरिजिन मान लें, ठीक है, नहीं ओरिजिन हम इस पॉइंट पे माने हैं, ओके, तो यहाँ जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगी,
मैन का मास, तो मैन का मास स्मॉल m है, इंटू मैन की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, प्लस प्लैंक का मास जो कि कैपिटल M है, इंटू प्लैंक की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, बाई m प्लस m। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे कैपिटल M हो जाएगा। फिर उसके बाद अब देखिए v1 क्या है, v1 मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी मैन का वेलोसिटी है तो मैन का डिस्प्लेसमेंट बाय मैन टोटल टाइम। तो देखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी रहेगी, वो शुरुआत में रेस्ट पे था, तो शुरुआत में सिस्टम की सेंटर ऑफ मास 0 पे थी, तो 0 वेलोसिटी होगी इसकी। तो मैन और इसकी डिस्प्लेसमेंट, मैन ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की, L माइनस एक्स, मैन ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर की नेट डिस्प्लेसमेंट वो L माइनस एक्स है, तो L माइनस एक्स बाई डेल्टा टी, यानी टोटल टाइम जो है इसने कवर किया, चलो डेल्टा टी ये टाइम मान लेते हैं, प्लस प्लैंक की वेलोसिटी, प्लैंक की वेलोसिटी क्या होगी, प्लैंक के द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट जो कि x है, बाई डेल्टा टी, क्लियर, इनटू टोटल मास, टोटल मास कितना है m प्लस कैपिटल M, ये भी समझ में आ गया। चलिए, तो ये चीज़ हम एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। फिर हम क्या लिख सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम, कोई एफ नेट 0 है तो मतलब अब देखें ये पूरा सिस्टम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, मतलब ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा यहाँ पे चलेगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसको हम आगे फाइनली कैसे लिख सकते हैं, m इंटू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एम एक्स, ये भी क्लियर है। अब हम इसको एम एल माइनस एम एक्स कर सकते हैं और इसको कैपिटल एम एक्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि ये जो x है, ये जो x डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये ओरिजिन से पीछे, ओरिजिन ये पॉइंट है, ठीक है, ओरिजिन ये पॉइंट है, तो यहाँ से यहीं से तो हमने डिस्टेंस को मेजर किया है 0,0, तो यहाँ से L माइनस एक्स आगे है तो L माइनस एक्स वाला तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जो x है वो पीछे है तो इसलिए ये पॉइंट नेगेटिव होगा। तो जब हम इसको इक्वेट करेंगे तो इधर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा दोनों। तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया हमने तो एम एल माइनस एम एक्स इंटू इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। अब आगे देखें तो ये किस तरह से लिख सकते हैं हम इसको, एम एल इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स, हमें x की वैल्यू पता करनी है तो हम पता कर लेते हैं। तो m बाई कैपिटल M प्लस M, यहाँ से अगर हम x को कॉमन निकाल लें तो इंटू एल इज इक्वल टू एक्स। तो इस तरह से हम जो है m बाई, यानी अगर आपको मैन को ही दिया है तो मैन का मास बाई टोटल सिस्टम का मास कैपिटल M प्लस M इंटू एल, यानी पूरे रॉड पूरे स्लेट्स की लेंथ इज इक्वल टू एक्स, इतना ही डिस्प्लेसमेंट वो ट्रैवल करेगा। तो ये पूरा, चाहे तो आप इस एक्सप्रेशन को याद कर सकते हैं। और इस तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी बच्चे चिल्ला रहा है बगल में तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। चलिए, तो इस तरह से हमने सेंटर ऑफ मास का एक डिटेल डिस्कशन कंप्लीट किया और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू वेरी मच।